हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इश्क बरसे। और आप सुन रहे हैं अरेंज मैरिज, एक नई शुरुआत। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं पार्ट 36 के साथ। अभी कपूर करण जिंदल के बंगले पर थी और अपने अतीत के फ्लैशबैक यानी कि अतीत के पन्ने जो उसने अपने दिल में दफन करके रखा था, शायद उसके दिमाग से वो चीज़ निकल चुकी थी। वो एक बार फिर से सारी चीज़ ताज़ा हो जाती है, सब कुछ याद आ जाती है। उसके दोस्तों की मौत, उसकी बेस्ट फ्रेंड की दर्दनाक मौत, उसके 2 दिन तक शरीर जो कि हॉस्पिटल में पड़े थे एक लवारिस की तरह, उसे 2 दिन बाद पता चली थी। और इसे ये पता चलना कि करण जिंदल ने ये सारी चीज़ें की थी। उसका गुस्सा, उसकी नफरत, उसकी हर एक चीज़ उसकी आंखों में दिखने लगती है। करण जिंदल को उम्र कैद की सजा हुई थी, लेकिन वो जेल से बाहर आया कैसे? अभी तक अभी कोई इस बारे में पता नहीं थी। करण जिंदल खुद से अपनी सारी बातें रखना स्टार्ट करता है। तुम्हें पता है, तुमने तो जेल भेज दिया था मुझे, ठीक है। मेरे पिताजी ने, मेरे डैड ने मुझे निकालने की बहुत कोशिश की, मुझे बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो कर नहीं पाए। खैर, इल्ज़ाम भी तो बहुत बड़ी थी ना। अभी कहते हैं इल्ज़ाम इल्ज़ाम नहीं था, तुम एक मर्डरर हो और ये सच्चाई है। हाँ हाँ ठीक है, सच्चाई है, मैं मान गया, ठीक है। पर वो क्या है ना, कभी कभी तुम्हें पता है, मैं जेल में एक इंसान से मिला था। एक नहीं, कई थे, लेकिन उनमें से एक लीडर था। तुम्हें पता है वो कौन है? अभी उसको घूरने लगती। हाँ, हमारे हम 5 लीडरों में से एक, यानी कि माफियाज की 5 लीडरों में से, जो कि पूरी दुनिया को कंट्रोल करते थे, उनमें से एक एक का राइट हैंड था, जो अपने ही लोगों को बचाने के लिए खुद कुछ दिनों के लिए जेल गया था। मैं वहाँ पे उससे मिला, उससे मेरी दोस्ती हो गई। मैंने अपनी सारी बातें उसे बताई, वो उसने मेरा साथ दिया। और जब वो निकलने लगा ना, तब उसने मेरे भी भागने का, यहाँ से निकलने का प्लान बना रखा था। 3 साल, पूरे 3 साल में जेल में रहा। उसके बाद मैं वहाँ से फरार हो गया। उसने खुद मुझे वहाँ से भागने में हेल्प की। फिर मैं अंडरवर्ल्ड में कदम रखा, वहाँ की सारी चीज़ें सीखी, मैंने किया, हर एक चीज़ किया, गलत से गलत, सही से सही, सब कुछ किया। और फाइनली फाइनली मैं उन 5 लीडरों में से एक बन गया। मैं उस पोजीशन पे पहुँच गया जहाँ पे तुम बैठती हो। मैं उस पोजीशन पे पहुँच गया। मैंने तुम्हारी तलाश एक बार फिर से स्टार्ट किया था। मुझे पता चला अभी कपूर बहुत बड़ी नाम बन चुकी है, दुनिया के 5 बड़ी कंपनियों में से एक, और इंडिया के नंबर 1। उस तक पहुँचना इतना आसान तो नहीं था। मैंने एक बार फिर से उन लीडरों से मदद लेने की कोशिश की जिनमें तुम भी शामिल थी। याद है कि भूल गई? तभी जो है, अभी को याद आता है, आज से लगभग 5 साल पहले जब गोवा में हादसा हुई थी, उसके ठीक कुछ महीने पहले की बात है। उसके पास एक एक केस आया था, किसी की तलाश करनी थी, किसी को कंट्रोल करनी थी। जब उसने उस चीज़ को देखा था, तो उसमें खुद उसका ही नाम था। उसने पता लगाने की बहुत कोशिश की थी कि ये काम किसने दिया है, लेकिन उसके बारे में पता नहीं चल पाया था। कैसे पता चलता? कैसे पता चलता? उन 5 लीडरों में से एक था, माफिया किंग्स में आते थे। वो अपनी आइडेंटिटी थोड़ी ना रिवील करेंगे, और यही चीज़ें अभी को पता नहीं चली थी। और उस वक्त वो केस उसने लेने से मना कर दिया था, क्योंकि उसको अच्छे से पता था अगर उसने ये केस ले लिया तो उसको अपने बारे में जानकारियाँ उन्हें थोड़ी ही सही पर देनी पड़ेगी। और अगर ये मना कर दे तो इंडिया के किसी कोने में ऐसा कोई शख्स नहीं था कि जो अभी कपूर की आइडेंटिटी रिवील कर सके, उसके बारे में जानकारी निकाल सके, सिवाय अभी कपूर के, सिवाय कपूर फैमिली के। और वो केस ना लेने के कारण करण जिंदल को अभी के बारे में कुछ पता ही नहीं चला। और उसके बाद गोवा वाली घटना जो अभी ने खुद किया था, सबको ख़त्म करना चाहती थी, एक बार में सारे दुश्मनों को मारना चाहती थी, लेकिन वहाँ से भी ये बचकर निकल गया और आज दोनों आमने सामने थे।
सारी बातें सुनने के बाद अभी जो है नफरत भरी निगाहों से उसको देखती हुई कहती है, कहते हैं ऊपर वाला जो करता है सही करता है। शायद तुम्हारी मौत मेरे हाथों लिखी हुई है, इसीलिए कुछ पलों की, कुछ दिनों की जिंदगी जो तुम्हें उधार मिली हुई थी, वो तुम्हें रास नहीं आई और तुम यहाँ तक पहुँच गए, मुझ तक पहुँच गए। चलो सही है, जब तुम आ ही गए हो तो तुम्हारी जिंदगी को कैसे खत्म करनी है वो मैं खुद तय करूंगी। अपने दोस्तों की मौत का बदला मैं लूंगी, हर एक दर्द का बदला लूंगी, हर एक उस दर्द का बदला लूंगी जो तुमने मेरे दोस्तों को तड़पा तड़पा कर मारा है, मेरी बेस्ट फ्रेंड को मारा है। हर एक चीज का बदला मैं लूंगी। तुम मौत की दुआ मांगोगे ऊपर वाले से, लेकिन वो भी तुम्हें नहीं मिलेगी, क्योंकि मैं तुम्हें मरने तक नहीं दूंगी इतनी आसानी से। अभी की ये सारी बातें सुनकर करण जिंदल को एक पल के लिए तो शौक लगता है। शौक क्या, मतलब झटका कह सकते हैं, क्योंकि एक एक को कौन नहीं जानता है, वो अच्छे से जानता था एक एक कितना क्रूर है। लेकिन अभी कपूर इतनी क्रूर, ये उसने नहीं सोचा था। लेकिन कहते हैं ना, मेल ईगो कुछ साल पहले भी उसकी ईगो हर्ट हुई थी, जिससे उसने अभी कपूर की फ्रेंड को इतनी दर्दनाक मौत दिया था सड़क पर एक्सीडेंट करके। और एक बार फिर से अभी की बोली हुई शब्द उसके जो है ईगो को हर्ट कर गई थी, क्योंकि वो एक आदमी था। और एक औरत कैसे आदमी को इतनी बड़ी बड़ी वर्ड्स बोल सकती है, मारने की धमकी दे सकती है, लगती है ना अंदर, लगती है। उसके चेहरे पर गुस्सा नजर आने लगती है। वो अपने लोगों को इशारा करता है, उसके लोग अभी पर गन तान देते हैं। अभी चारों तरफ सबको देखती है और कहती है, हाँ कमाल है, करण जिंदल को अभी भी लगी है क्या? वो उसके सीने की तरफ इशारा करते हुए कहती है, लगी क्या? हाँ लगी तो होगी। कैसे एक औरत करण जिंदल को इतने बड़े बड़े वर्ड्स या धमकी दे सकती है? सालों पहले यही हुआ था ना। क्या करोगे, मारोगे मुझे? अभी कपूर को हैंडल करना तुम्हारे बस की बात नहीं है। तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे कैद कर पाओगे? करण जिंदल उसकी आंखों में देख रहा था, और अभी की आंखों में एक अलग ही रौद्र रूप नजर आ रहा था उसको। लेकिन फिर भी एक आदमी होने के कारण उसको ईगो बार बार, जैसे मानो किसी हथौड़े से मारी जा रही थी, उसको लग रही थी। और ये चीज़ वो हैंडल नहीं कर पा रहा था। वो अपने लोगों को इशारा करता है और कहता है, पकड़ लो इसे और इसे ले जाकर, कहता है कि पकड़ लो इसे और लेकर चलो मेरे साथ। वो लोग आते हैं और अभी को पकड़ने की कोशिश करते हैं, तभी उन्हें रोकते हुए कहती है, मुझे छूने की कोशिश मत करना, कहीं ऐसा ना हो कि तुम सबकी हड्डियां जोड़ने के लिए भी ना बचे। ये बोलकर वो खुद करण जिंदल के पीछे निकल जाती है, अपनी जेब में हाथ डालती है, और उसकी जेब में हाथ डालती ही वो उसकी मुट्ठियों में कुछ तो चीज़ें थी, वो निकालती है। अपनी मुट्ठी कसी हुई थी और अपने अंगूठे से उस चीज़ को जैसे मानो प्रेस कर रही हो करती है। उसके बाद उन लोगों की नज़रें बचाते हुए सोफे के साइड में अपने हाथों को झटकते हुए फेंक देती है। सभी की जो है नज़रें उसके हाथों पर तो थी नहीं, क्योंकि सभी की ध्यान करण जिंदल और रवि कपूर पर थी, उसके हाथों पर थी नहीं। और वो चीज़ जो गिरी हुई थी, छोटी सी थी ब्लैक कलर में, जो कि सोफे के नीचे चली जाती है, और उसमें से एक रेड लाइट जलना स्टार्ट हो जाती है। अब ये क्या थी? अभी तो दूसरी तरफ बैठा इंसान को पता था, यहीं से करीबन यहीं से करीबन 500 मीटर दूर वहाँ पे लगभग 10-15 गाड़ियाँ खड़ी थी, और उसी में से एक गाड़ी में एक आदमी बैठा हुआ था। चेहरे पर मास्क थी, आंखों में चश्मा, पावर वाली चश्मा हुई। उसके सामने दो लैपटॉप खुले हुए थे, जिस पे बहुत सारी चीज़ें चल रही थी। एक पर तो जैसे मानो किसी की रिकॉर्डिंग सुनी जा रही हो, और एक पर
वहाँ की जैसे कि होता नहीं है, कई सारे दरवाजे लगे हों, लेयर टूट रहे हों, सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर जो होती है, सिक्योरिटी सिस्टम को हैक करके उसको हर एक लेयर को तोड़ना। करण जिंदल भी कोई आम इंसान तो था नहीं, पावरफुल था। हाँ, अवी की तरह नहीं था। अवर की तो भले अवी की पोजीशन पर था वो अंडरवर्ल्ड में, लेकिन अवी एक बिजनेस वूमन थी जो काफ़ी अच्छे काम करती थी, देश के लोगों के लिए काम करती थी, लेकिन वो बिजनेस मैन तो नहीं था, लेकिन हर गलत काम किया करता था। लड़कियां सप्लाई करना, ड्रग्स का धंधा, और ये क्या बोलते हैं, गन्स वगैरह भी सप्लाई करना, ये सारी चीज़ें वो करता था। और उसकी सारी रिपोर्ट्स जो थी बहुत पहले ही अभी के पास थी, लेकिन ये नहीं पता था कि वो इंसान कोई और नहीं, करण जिंदल है। उसे लगता था कि ये उन 5 लीडरों में से एक है। वो किस देश से बिलोंग करता है उसे नहीं पता था। किसी को कुछ नहीं पता थी कि उसमें से 5 लीडरों में से कौन कौन से लीडर कौन से देश से बिलोंग करते हैं, वो कितने बड़े प्रॉपर्टी हैं उनके, कितनी बड़ी कंपनी है, कितने लोग हैं, ये जानकारी किसी को भी नहीं थी। और ऐसे ही होती है। यहाँ पे इनकी काम चल रही थी, अभी को ट्रैक करने की, वहाँ की चीज़ें सुनने की, वहाँ के सिक्योरिटी कैमरे को हैक करने की, वहाँ की सिक्योरिटी तोड़ने की तैयारी चल रही थी। और ये लोग बंगले को घेरने की तैयारी में भी लग चुके थे। अवी कपूर के साथ साथ उसकी बहन यानी कि अवनी और अनिका को भी बचानी थी। उसी की तैयारी में उसके लोग लगे हुए थे। यहाँ पे शक्ति संगठन के लोग आए हुए थे। वहीं दूसरी तरफ जंगल में अवनी अवनी को धीरे धीरे दर्द बढ़ने लगती है, क्योंकि उसे बहुत चोट लगी थी। और ये लोग बस वहां से निकलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बेचारे जाए तो जाए कहाँ। नदी इतनी बड़ी हो चुकी थी, पानी जब छोड़ी गई थी ना डैम से, वो पानी नदी को इतना ज़्यादा बड़ा कर दिया था कि वहां से उन लोगों को निकलना लगभग नामुमकिन सी लग रही थी। ऐसा नहीं है कि वो निकल नहीं सकते थे, तैरना बहुत अच्छे से जानते थे, लेकिन ये नदी इतनी उफान मार रही थी ना कि वो लोग शायद उस चीज़ को हैंडल ना कर पाए। यही सोचते हुए वो नदी को पार नहीं कर पाते। और जो पेंडेंट थी वो तो ऑलरेडी कहीं खो सी गई थी अवनी से। अब उस तक कौन पहुंचेगा, कब पहुंचेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं थी। ये अनिका के हाथ पकड़े हुए बस जंगल में इधर उधर कहीं रुकने की, ठहरने की जगह ढूंढ रही थी, क्योंकि क्योंकि अब इवनिंग हो चुकी थी और कुछ ही देर में जंगल तो जल्दी ही रात हो जाती है जंगल में। क्योंकि जंगल में जहाँ पे नॉर्मली शहर में, गांव में सूर्य जो है 5 बजे, 5:30 बजे सूर्यास्त होती है, लेकिन जंगल में क्या होती है ना, 4 बजे के आसपास ही अंधेरा होने लगती है। और वही चीज़ अभी हो रही थी। अनिका बहुत डर रही थी, क्योंकि कहीं न कहीं कहीं से भेड़िए की आवाज़, कहीं किसी चीज़ की आवाज़, कहीं दहाड़ने की आवाज़, मतलब जंगली जानवरों की आवाज़ आ रही थी। और अवनी उसकी भावनाओं को समझ रही थी। अगर अवनी अकेली होती ना, तो किसी न किसी पेड़ का सहारा लेकर, किसी पेड़ पर अपने लिए चीज़ों का इंतजाम कर सकती थी। अकेले कहीं पर भी 1-2 रात बिताना आसान होती है, लेकिन जब फैमिली हो, आपकी मोहब्बत हो, आपके साथ हो, तो उसकी सुरक्षा सबसे पहले आपके लिए ज़रूरी हो जाती है। और वही थी अवनी के साथ। अनिका को उसको सुरक्षित बचानी थी, हर एक कीमत पर, चाहे उसके लिए कुछ भी क्यों ना करनी पड़े। और अवनी की हालत बिगड़ रही थी, उसको फीवर आ रही थी। एक तो उसको इतनी चोट लगी थी, फिर भी वो हिम्मत जुटाकर अपनी वाइफ को बचाने की कोशिश कर रही थी। कुछ दूर चलते चलते उसे एक छोटी सी गुफा जैसी चीजें नजर आती है। एक नहीं, वहां पे लगभग 4-5 थी। और वहीं आसपास से शेर की बीच बीच में हल्की फुल्के दहाड़ने की आवाजें भी आ रही थी। तो समझ जाते हैं कि हो ना हो ये एरियाज, जिस एरिया में ये लोग कदम रखे हुए हैं, ये जंगल के ही राजा का था। वो जो छोटे छोटे गुफा जो थे उसमें से किसी में भी वो हो सकता है। अब वो नहीं समझ नहीं पा रही थी कि वो करे तो क्या करे, कहाँ जाए। तभी तभी जो है उसकी नज़र एक छोटी सी रोशनी पे पड़ती है। जब उस रोशनी को बड़ी गौर से देखती है, तो वहां पे आग जलने वाली चीजें नजर आती है, थोड़ी दूरी पे थी। तो वो जब वो देखती है ना, तो समझ जाती है कि जरूर हो ना हो यहाँ पे कोई ना कोई इंसान तो जरूर है। वो अनिका का हाथ पकड़ती है और उधर जाने लगती है, लेकिन अनिका डर रही थी, बोली कहाँ जा रही हो?" वो उधर से शेर की आवाज आ रही है। अवनी उसको इशारा करती है, तो अनिका भी उस तरफ देखती है।
तो उसे भी वो आग नज़र आती है, तो वो भी समझ जाती है कि कोई ना कोई इंसान तो है वहाँ पे। वो धीरे-धीरे करके वो लोग आगे बढ़ रहे थे। अपने पैरों की स्पीड जो है इतनी धीमी रखे थे कि किसी को भी खबर ना हो कि कोई आ रहा है। अगर एक आहट, जानवरों की सूंघने की शक्ति बहुत ज़्यादा होती है, अगर उन्हें आहट लग गई तो इनकी जान को खतरे में पड़ने से कोई नहीं रोक सकता था। धीरे-धीरे करके वो लोग आखिरकार वहाँ पहुँच जाते हैं, जहाँ पे देखा जाता है कि वहाँ पे 2 लोग थे, शायद पुलिस वाले थे, होता नहीं है फॉरेस्ट ऑफिसर। उनकी ड्रेस भी लगभग वैसी ही थी, हालाँकि वो पूरी तरह से नहीं, लेकिन हाँ, ऐसे लग रहे थे कि शायद वही है। अवनी कहती है, तुम एक काम करो, तुम यहीं पे पेड़ के पीछे उसको छिपा देती है और कहती है कि जब तक मैं ना आऊँ, तुम वहाँ से हिलना मत। मैं उनसे बात करने की कोशिश करती हूँ। अनिका उसको पकड़ लेती है और कहती है कि कहाँ जा रहे हो आप? वो लोग खतरनाक भी हो सकते हैं। तो अवनी कहती है, देखो, हमें कुछ ना कुछ तो करनी पड़ेगी ना, हम ऐसे तो नहीं रह सकते ना। देखो, तुम भी भीग चुकी हो, मैं भी भीग चुकी हूँ, तुम भी ठंड से काँप रही हो, मुझे भी फीवर आ रही है। हम लोग ऐसे रहेंगे ना तो बीमार पड़ जाएंगे। इससे अच्छा है ना कि कोशिश किया जाए। अवनी जैसे तैसे करके उसको समझाती है, समझाने के बाद उन लोगों की तरफ बढ़ जाती है। जब उन लोगों की आहट होती है कि कोई आ रहा है, वो तुरंत अपना गन उठाते हैं और अवनी की तरफ तान देते हैं। ये देखकर अनिका घबरा जाती है। अनिका जो है तुरंत पेड़ से बाहर आती है और अवनी के पास जाकर उसके पीछे से पकड़ लेती है। चलिए ना, ये इनके पास गन है। अवनी जब ये देखती है तो उसको घूरने लगती है और कहती है, तुम्हें बोला था ना यहाँ नहीं आने के लिए। अनिका अपना सर झुका लेती है। अवनी उन लोगों की तरफ देखती है और कहती है, देखिए, हाँ, हम लोग कोई ऐसे वैसे इंसान नहीं है, बस रास्ता भटक गए हैं। वो ऑफिसर जब देखते हैं कि यहाँ पे 2 लड़कियाँ हैं, तो अपने गन से नीचे रख लेते हैं और उनकी तरफ देखते हुए कहते हैं, तुम लोग कौन हो और यहाँ पे कैसे? अवनी बताती है कि बस हम लोग आए हुए थे कुछ घूमने के लिए, तो गलती से इस नदी में उतर गए थे। हमारा पैर फिसल गया था, नदी में गिर गए और उसी वक्त डैम का पानी हमें यहाँ तक लेकर आ गया। जब वो ऑफिसर सुनते हैं तो कहीं न कहीं उनकी बातों पे विश्वास वो कर लेते हैं, क्योंकि अक्सर यहाँ पे ऐसी घटनाएँ होती रहती थी। ये बहुत ही खूबसूरत सा जगह था, नदी के किनारे के एरियाज़, अक्सर यहाँ पे कपल्स आते हैं, थोड़ी बहुत वक़्त बिताने के लिए एक-दूसरे के साथ, नदी के उस तरफ, और ऐसी घटनाएँ अक्सर हो जाया करती हैं। तो ऑफिसर कहते हैं, अच्छा, तो तुम भी उन लोगों में से एक हो? अभी जब ये सुनती है, तो थोड़ा चौंक जाती है और कहती है, क्या मतलब? नहीं, तुम्हारे जैसे लोग अक्सर इसी तरह भटकते हुए यहाँ पर आ जाते हैं। क्या मतलब? कुछ नहीं, मतलब ये, जितनी खूबसूरत जगह होती है ना, उतनी ज़्यादा खतरनाक होती है। जिस खूबसूरती के चक्कर में लोग यहाँ पर आते हैं और उसी वक़्त अगर डैम के पानी छूट जाए, तो उन लोगों को लेकर कहाँ-कहाँ चली जाती है, ये आप समझ ही सकते हो। जैसे कि आप लोग यहाँ तक आ गए। अवनी हामी से हिलाती है और कहती है, हाँ, वो तो है। तो उसी वक़्त जो है शेर की दहाड़ने की आवाज़ आती है। ये देखकर ऑफ़िसर अपना गन उठा लेते हैं। अवनी कहती है, क्या आप लोग यहाँ पे हमेशा रहते हो? तो ऑफ़िसर बताते हैं कि नहीं, आज हमारी ड्यूटी है, कल किसी और की होगी। ओके, तो क्या यहाँ पे आज की रात रुकने की कोई जगह है? क्योंकि अब इतनी रात हो चुकी है और हम भी भीग चुके हैं, ठंड भी लग रही है। तो ऑफ़िसर बताते हैं कि देखिए, यहाँ रुकने की जगह तो है, लेकिन आप लोग अकेले। अवनी कहती है, डोंट वरी, हम लोग रह लेंगे, बस हमें बस रहने की जगह बता दीजिए और जगह सुरक्षित हो। ऑफ़िसर कहते हैं, देखिए, आप चिंता मत कीजिए, आप लोग हमारी बहनें जैसे हैं, आप डरो मत। वो अनिका को डरते हुए देख लिया था, क्योंकि कोई भी हो, कैसे भी, एक जंगल सा एरिया, 2 आदमी हैं, वो भी पुलिस वाले, और यहाँ पे 2 लड़कियाँ हैं। अवनी का तो चीज़ें समझ में आ रही है, क्योंकि वो निडर है, ट्रेनिंग की हुई है, हर एक चीज़, हर एक लड़ाई वो जानती है। लेकिन अनिका, अनिका एक सिंपल सी लड़की है, जो अपने घर में राजकुमारियों की तरह पली-बड़ी है। हाँ, बोलती बहुत ज़्यादा है, लेकिन ठीक है ना, ठीक है, बोलती है। ज़ुबान की लड़ाई तो कर सकती है, लेकिन फिज़िकल उसके बस की चीज़ें नहीं थी। और ये चीज़ कहीं न कहीं अफ़सर उसको डरते हुए देखकर वो समझ जाते हैं कि लड़की हम लोगों से डर रही है, और वो कहते हैं, देखिए, हम लोग बुरे इंसान नहीं हैं। अनिका की तरफ ही देख के बोलते हैं, हम लोग बुरे इंसान नहीं हैं, भाई जैसा समझिए, और आइए हम आपको रहने का इंतज़ाम कर देते हैं। ये बोलकर वो जो बताए थे 2-3 गुफ़ा जो है वहाँ पे आस-पास, उनमें से एक जगह वो लेकर जाते हैं और कहते हैं कि ये बनाई गई है, काट कर बनाई गई है।
ये हम जैसे ऑफिसर के लिए ही बनाई गई है। जब हम लोग यहाँ पे ड्यूटी करते हैं ना, तो आराम करने के लिए इन जगहों का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि सुन ही रहे हैं, जंगली जानवर और अपने बचाव के लिए कुछ ना कुछ तो करनी पड़ती है ना। तो ये सारी चीज़ें काट कर बनाई गई है हमारे लिए। तो वहाँ पे एक जगह पे वो लोग लेकर जाते हैं, और उनमें से वो जो आग जल रही थी ना, तो उनमें से कुछ लकड़ियाँ, एक जलती हुई आग की लकड़ी और साथ में सूखी हुई लकड़ी, मतलब आग जलाने के लिए लकड़ियाँ और एक जलती हुई लकड़ी लेकर वहाँ जाते हैं। और उस गुफा के अंदर छोटी ही थी, ज़्यादा बड़ी नहीं थी, लेकिन हाँ, ऐसा हो सकता है मतलब 2 लोग आराम से लेट सकते हैं, ऐसी जगह थी। और वहाँ पे रुकने के लिए एक चटाई थी, और साथ में ओढ़ने के लिए एक चद्दर, वो भी रखी हुई थी। वहाँ जाते हैं, जाकर गुफा के जस्ट बाहर के साइड में वो उस आग को जला देते हैं, ताकि ये लोग ठंड से जो काँप रहे थे ना, तो गुफा थोड़ी गर्म होगी तो इनकी बॉडी भी गर्म हो जाएगी, ये सोचकर वो लोग जला देते हैं। और गुफा तो ऐसी बनी थी कि उसके अंदर उसको लॉक करने के लिए छोटी-सी पत्थर की दीवार टाइप की चीज़ें बनी हुई थी। उन्होंने बोला कि जानवरों से बचाव के लिए जब हम लोग अंदर जाते हैं ना, तो इसे इस गुफा को ढक देते हैं, ताकि सुरक्षित इंसान उसमें एक रात बिता सके। अवनी जब ये देखती है तो उसे काफ़ी अच्छी लगती है ये चीज़। उन्हें थैंक यू बोलती है और कहती है कि आपने जो हमारी मदद की है ना, इसकी कीमत मैं ज़रूर चुकाऊँगी। तो ऑफिसर थोड़ी-सी नाराज़गी भाव से कहता है, कीमत? मेरा मतलब है कि आपने जो हमारे ऊपर दया दिखाई है ना अभी, जो आपने हमारे लिए किया है ना, अगर हम आपके लिए कुछ कर पाएँ तो ज़रूर करेंगे। ऑफिसर कहता है, आप हमारे लिए क्या कर सकते हैं? अवनी कहती है कि आप आज़मा के देखिएगा। अगर आपकी लाइफ में या आपको ऐसी कुछ चीज़ चाहिए जो आप कर नहीं पा रहे हैं, तो हमसे कहिएगा, हम आपकी मदद ज़रूर करेंगे। अब ये मत सोचिए कि हम कर पाएँगे कि नहीं, आप ये सोचिए कि आपको चाहिए क्या? आपको क्या चाहिए? वो हम करेंगे। अवनी की चीज़ें अलग थी, अवनी की ही नहीं, कपूर फैमिली की। अगर 1% भी कोई उन्हें हेल्प कर दे, तो 5% उन्हें लौटाते हैं। कहने का मतलब है कि आप मेरी एक हेल्प करो, कई गुना ज़्यादा मैं आपकी करूँगी। उनके पास किसी चीज़ की कमी नहीं थी, बस अच्छे लोगों के साथ अच्छे बन के रहते थे, बुरों के साथ बहुत ज़्यादा बुरे। कोई 1% बुरा करता है ना, तो उसे कई गुना ज़्यादा उनको चुकाते हैं, मतलब लौट आते हैं। वही थी कपूर फैमिली की। और अवनी कपूर का तो क्या ही कहना, आखिर है तो उसी खानदान की खून ना। दोनों जो है अंदर चले जाते हैं, वो ऑफिसर जो है अपनी जगह पे वापस लौट जाते हैं। अंदर जाने के बाद अवनी, वो पत्थर की जो दीवार थी ना अंदर रखी हुई थी, वो बहुत भारी थी। एक तो पहले उसकी कमर में, उसके बाजू में जो गोली लगी हुई थी, उसकी वजह से पेन था, उसको दर्द हो रही थी, लेकिन फिर भी वो धीरे-धीरे करके, कैसे भी करके उसको लॉक करने की कोशिश कर रही थी, ताकि वो कोई अंदर ना आ जाए। जानवर तो छोड़ो, इंसान, मेन बात है इन जानवर से एक पल के लिए इंसान बच भी सकता है, लेकिन इंसानों से बचना नामुमकिन हो जाती है। भले ही ऑफिसर ने बोल दिया था कि हम भाई जैसे हैं, जो भी हो, लेकिन आज के टाइम में इन बातों पे विश्वास करना भी बहुत मुश्किल है। अवनी जैसे-तैसे करके उसको आधी तक तो बंद कर चुकी थी। फिर अनिका देखती है कि वो नहीं कर पा रही है, तो उसकी मदद करती है। दोनों मिलकर उसे लॉक करते हैं। लॉक करने के बाद वहाँ पे और भी पत्थर रखे हुए थे अंदर में, और भी थे। उन्हें भी उठाते हैं दीवार के सामने, यानी कि उस पत्थर की दीवार के सामने एक-एक करके लगा देते हैं, ताकि और भी ज़्यादा वो सुरक्षित रहे। ये होने के बाद अवनी आग के पास जाती है, वहाँ जाकर वो बैठ जाती है और अपनी शर्ट की बटन खोलना स्टार्ट करती है, जो कि बहुत गीली थी। ये देखकर अनिका अपना चेहरा घुमा लेती है और कहती है कि क्या कर रही हो? अवनी कहती है, देखो, मैं कुछ नहीं कर सकती इस सिचुएशन में। कपड़े गीले हैं और मुझे फ़ीवर आ रही है। तुम्हें पता है ना मुझे चोट लगी है। ये सुनते ही अनिका का ध्यान जाता है कि हाँ, उसे तो चोट लगी है। वो अवनी के पास जाती है। अवनी ने अब तक अपने सारे बटन्स खोल चुकी थी। जैसे ही वो शर्ट निकालने लगते हैं ना, वो वैसे ही अनिका की नज़र उसके जो है शोल्डर से थोड़ा-सा नीचे जाती है, बाजू के टाइम। वहाँ पे लगभग 1 या डेढ़ इंच का घाव बन चुका था। गोली जो है छू कर निकली थी, और उस घाव से
जो ब्लड वगैरह निकला था ना, तो वहाँ पे होता नहीं है कि जम जाना, वैसे ही। ऑफिसर ने पीने के लिए पानी वगैरह भी वहाँ पे रख कर गए थे। तो अनिका उसके पास जाती है, उसकी शर्ट जो उसकी बॉडी से वो अलग नहीं कर पा रही थी क्योंकि बाजू में लग गई थी, तो उसको बहुत पेन हो रही थी। तो वो जाती है, धीरे धीरे उसकी बॉडी से अलग करती है, और वहीं पर अग्नि के आसपास ही पत्थर का जो चीज़ें थी वहीं पर धीरे से करके रख देती है, ताकि वो आग की गर्मी से वो सूख जाए। और धीरे से उसके पास बैठ जाती है, उसके घाव जो लगी थी उस पर हाथ रखती है। अवनी को दर्द होती है, उसकी आवाज़ हल्की सी सिसकारी निकल जाती है। अनिका जब ये दिखती है तो उसको अच्छा नहीं लगता है। वो धीरे से अपनी वो साड़ी का पल्लू थोड़ा सा और फाड़ती है, और फाड़ने के बाद वहाँ पे जो पानी थी उस पानी में हल्का सा गीला करती है, और गीला करने के बाद उसके घाव को साफ करने लगती है। अवनी जो है अपनी आंखें बंद कर लेती है, क्योंकि इसे साफ करनी बहुत ज़रूरी थी। उसको साफ करती है धीरे धीरे करके। अवनी अपनी आंखें बंद की हुई थी, उसके चेहरे पे दर्द साफ नजर आ रही थी। और अनिका वो चीज़ देखती है, उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। उसको साफ करने के बाद फिर अपनी ही साड़ी के पल्लू से उसको बांध देती है, क्योंकि यहाँ पे कोई मेडिसिन वगैरह तो थी नहीं, और उन्होंने ऑफिसर से कुछ पूछा भी नहीं था, नहीं मांगा था। अब वो लॉक भी कर चुके थे। अनिका एक बार कहती भी है कि क्या मैं उन अफसर से जाऊं दवा वगैरह की बातें करने, अगर उनके पास हो तो, और होनी भी चाहिए क्योंकि वो लोग फॉरेस्ट ऑफिसर हैं। ये जंगली जानवर भी यहाँ पे रहते हैं, अगर किसी को चोट वगैरह लग जाए तो उनके पास मेडिसिन इलाज के लिए ज़रूर होगी। तो अवनी कहती है नहीं, रहने दो, अब ये फिर से पत्थर हटानी पड़ेगी, और मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं है कि मैं इसे फिर से हटाऊं। अनिका उसकी बातें सुनती है। सुनने के बाद वो कहती है क्या मैं ट्राई करूं। अवनी कहती है नहीं, रहने दो। उसके बाद जो है अनिका की ध्यान उसकी कमर पे जाती है, जहाँ पे वहाँ पर भी गोली छू कर निकली थी अनिका को बचाने के चक्कर में। वहाँ की स्थिति थोड़ी और बिगड़ी हुई थी। वहाँ पर भी उसकी वो पैंट पहन रखे थे अवनी ने, जिसकी वजह से वो कमर कसी हुई थी, जिससे उसकी वहाँ पे काले धब्बे हो गए थे, ब्लड ज़्यादा ही गिर गई थी। अन्नी अनिका उसे देखती है और उस जगह को भी साफ करने के लिए हाथ आगे बढ़ाती है। तो अम्मी उसको रोक देती है और कहती है नहीं, रहने दो, जाओ जाके तुम भी आग के पास ही बैठो, तुम्हारे कपड़े सूख जाएंगे। नहीं तो एक काम करो ना, मैं दूसरी तरफ शेर करके बैठ जाती हूँ, तुम अपनी साड़ी जो है निकाल निकाल लो, नहीं तो तुम्हें भी फीवर आ जाएगी। जब ये बोलती है ना, तो अनिका उसको देखने लगती है, और अवनी अपना चेहरा जो है घुमा लेती है। अनिका कुछ नहीं कहती, सिचुएशन ही ऐसी थी, कोई ऑप्शन भी नहीं था, लेकिन वो नहीं चाहती थी इसे करना। अवनी को अब चक्कर से आ रहे थे। वो धीरे से उसी जगह पर जो चढ़ाई बिछी हुई थी वो जाती है, और वहाँ पे लेट जाती है, और अपनी आंखें बंद कर लेती है। अनिका ये देखती है, उसको चद्दर जो है उड़ा देती है। अवनी के लेटने के बाद अनिका उस आग के पास ही बैठी रहती है, खुद को सेकती रहती है, अपनी साड़ी के पल्लू को इधर उधर करते हुए खुद को सुखाने की कोशिश कर रही थी। करीबन आधे घंटे से ज़्यादा बीत जाते हैं। जब उसे लगता है कि चलो ठीक है, टेम्परेरी काम चल जाएगी, होता नहीं है कि चलो थोड़ी बहुत सूख चुकी है तो अब थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं, तो वो उठती है, उठकर अनिका के पास जाती है, और अनिका के बगल में वो लेटने ही वाली थी कि तभी उसे अनिका की बॉडी से हीट फील होती है। थोड़ी सी दूर से ही ऐसा लगता है जैसे एक गर्म भाप उसकी बॉडी से निकल कर अनिका को छू रही हो। ये समझ में आते ही वो अनिका की तरफ, अवनी की तरफ देखने लगती है, जो कि वो ऐसे थी जैसे कि मानो कितनी गहरी नींद में जा चुकी थी। अनिका अनिका को जब ये फील होती है कि कुछ तो गड़बड़ है, तो वो अपना हाथ उठाती है और लेकर अवनी के हाथों पे रखती है। जैसे ही उसका हाथ अवनी के हाथ को टच करता है, वो झटके से उसका हाथ जो है छोड़ देती है। उसकी हाथ जो है इतनी ज़्यादा गर्म थी, बॉडी उसकी बहुत ज़्यादा हीट कर रही थी,
उसको बहुत तेज़ फीवर आ चुकी थी। ये देख कर अनिका घबरा सी जाती है। वो खुद से कहती, हे भगवान, इनको तो फीवर आई है कि क्या क्या करूँ। वो अनिका की बॉडी को मतलब माथे को टच करती है, उसके गले को टच करती है। वो इतने ज़्यादा गर्म थे, उसको अब डर लग रही थी। इतनी तेज़ फीवर अगर दिमाग पे चढ़ गई तो क्या होगा। वो सोचती है कि जाकर एक बार वो फॉरेस्ट ऑफिसर से बात करे, उनके पास कोई मेडिसिन वगैरह कुछ हो तो कुछ किया जा सके। वो सोचती है और उठकर जाने की कोशिश भी करती है। कहते हैं ना कि वो चली जाती है वो पत्थर की दीवार के पास जिसे वो लोग लॉक किया था, वहाँ जाती है और उस पर हाथ रखती है कि तभी दहाड़ने की आवाज़ें आ रही थी। वो डर जाती है और अपना हाथ पीछे कर लेती है। उसे समझ में नहीं आ रही थी, खड़े होने की जगह भी नहीं थी, बस झुक कर बैठ सकते थे, लेट सकते थे, ऐसी वो जगह बनी थी। वो अवनी के पास जाती है और उसको देखती है। उसके चेहरे अनिका जो है अवनी को दिखे जा रही थी। उसको पता नहीं क्यों अच्छा नहीं लग रहा था। वो अवनी के हाथों को पकड़ती है और धीरे धीरे रगड़ना स्टार्ट कर देती है उसको गर्म फील कराने के लिए। लेकिन अब क्या कर सकते हैं, कभी हाथों को रगड़ती, कभी वो पैरों को रगड़ती, कभी उसके चेहरे को थपथपाते हुए उसे उठाने की कोशिश करती। मिस कपूर उठिए ना। अवनी, अवनी प्लीज़। वो उसका नाम भी ले रही थी लेकिन थोड़ी सी इमोशनल होकर। इनके बीच में ऐसे पल कभी आए ही नहीं थे। जब भी एक दूसरे के सामने आते तब तब अनिका सिर्फ भड़कती थी, उस पर गुस्सा दिखाती थी, उसे नफरत जताती थी। लेकिन अभी अभी तो अनिका कुछ और ही थी। आंखों में आंसू थे, काफ़ी इमोशनल हो गई थी। अवनी की ये हालत उससे देखी नहीं जा रही थी। अनिका बहुत ट्राई करती है लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अवनी बेहोशी की हालत में जा चुकी थी। अवनी के कपड़े अभी भी गीले थे। उसने जो अंडरगारमेंट्स पहन रखे थे, उसने जो ब्लैक पैंट पहन रखे थे, वो गीले थे। उसने तो बस ओनली शर्ट उतार रखा था और गीले कपड़े, तपते हुए उसका शरीर बुखार से। अनिका के पास कोई और रास्ता था ही नहीं। वो क्या करे, उसे समझ में नहीं आ रही थी। ऐसा नहीं था कि वो समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन वो करना नहीं चाहती थी जो अभी उसको करनी चाहिए। आई मीन जो सिचुएशन जो अभी क्रिएट हुई है उस हिसाब से। लेकिन उसके पास कोई और ऑप्शन था नहीं। क्या करे बेचारी। कुछ देर अवनी के देखती रहती है। देखने के बाद वो झुक कर उसके फोrehead पे किस कर लेती है। उसके फोrehead से फोrehead को जोड़ते हुए कहती है, मुझे नहीं पता मेरे मन में जो चीज़ चल रही है अभी वो क्या है क्या नहीं, मुझे कुछ नहीं पता। सुबह होते ही जब आप होश में आओगे आप कैसा फील करोगे, मेरे बारे में क्या सोचोगे, मैं नहीं जानती। लेकिन अभी जो ज़रूरत है मैं वो करने जा रही हूँ। अगर आपको गलत लगे तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। अपनी दिल का सारी बातें अवनी के सामने रखती है। हालांकि अवनी इसे सुन नहीं सकती थी, लेकिन फिर भी वो अपना मन हल्का कर लेती है, क्योंकि अब वो जो करने वाली थी वो बिना किसी के इजाज़त के ये सारी चीज़ें करना कहीं ना कहीं गलत भी है और गलत नहीं भी है। सिचुएशन ही ऐसी है। अनिका अनिका जो है, जो आग जल रही थी वहाँ देखती है आग पहले से थोड़ी सी कम हो गई थी। अनिका जो है अवनी की चद्दर में ही चली जाती है। पहले धीरे से उसके भींगे कपड़े को बाहर निकाल देती है और निकाल कर वहीं आग के पास ही रख देती है, और से फिर खुद के भी। उसके बाद अवनी को अपनी बाहों में भर लेती है, चद्दर को पूरी तरह से खुद को और अवनी को ढक लेती है, चेहरे तक भी, और दोनों एक ही चद्दर में एक दूसरे की बाहों में। बस अपनी आंखें खोले अवनी को ही देखे जा रही थी। सिर्फ उसका चेहरा ही दिख रहा था। पता नहीं उसके मन में क्या चल रही थी। एक बात तो कंफर्म थी कि अवनी के साथ जब जब अनिका रहती है तब तक उसके मन में रावी का ख्याल नहीं आता था, और अभी भी यही हो रही थी। इतने समय से अवनी के साथ है लेकिन एक बार भी उसके मन में, उसके दिमाग में, उसके दिल में रावी का ख्याल आया तक नहीं था। और अनिका को इस बात की खबर तक नहीं थी। वो बस एक टक अवनी को देखे जा रही थी। लगभग आधे घंटे से ज़्यादा हो जाते हैं, लेकिन फिर भी टेम्परेचर जब कम नहीं होती है तो वो क्या करती है,
अवनी को धीरे से उसको लिटा देती है और उसके ऊपर ही धीरे से आ जाती है और खुद को पूरी तरह से चादर से अपने चेहरे को, उसके चेहरे को अच्छे से कवर कर लेती है। इसी तरह जो है रात बीत जाती है। अगली सुबह जब होती है तो बाहर से उन ऑफिसर्स की बात करने की आवाज़ें आ रही थी। फॉरेस्ट ऑफिसर जो थे आपस में बातें कर रहे थे और शायद इनके बारे में ही बातें कर रहे थे और इनके उस जगह पर थे जहाँ पे ये लोग जिस गुफा में आराम कर रहे थे ना, उसी जगह पे खड़े होकर बातें कर रहे थे। अनिका जब ये सुनती है तो झटके से उसकी आंखें खुल जाती है और वो उठकर बैठती उससे पहले उसे एहसास होता है कि वो किस तरह से है। वो खुद को देखती है, फिर अवनी को देखती है और अपनी आंखें जो है झटके से बंद कर लेती है। और उसके झटके से उठकर बैठने की वजह से अवनी की भी आंखें खुल चुकी थी, उसका फीवर उतर चुका था। और जैसे ही वो आंखें खोलती है वैसे ही वो अनिका को देखती है और अनिका को देखते ही वो चिल्लाती उससे पहले ही अनिका उसके मुंह पर हाथ रख देती है। क्या कर रहे हो आप? बाहर अफसर खड़े हैं, ये सब क्या है? और तुम ये इस हालत में? मैं वो खुद को भी देखती है और उसकी आंखें बड़ी हो जाती है। और ये सब क्या है? अनिका कहती है रिलैक्स, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, प्लीज़ देखिए ऐसे रिएक्ट मत कीजिए, बाहर अफसर खड़े हैं। हाँ ठीक है, लेकिन ये सब क्या है? तुमने क्या क्या किया मेरे साथ? अनिका ये जब सुनती है ना तो उसको घूरने लगती है और घूरते कहती है मैंने क्या किया? मैंने क्या किया? तुमने ये सब कर दिया मेरे साथ? अरे पर मैंने किया क्या है? मैंने कुछ नहीं किया। मेरे कपड़े, हाँ वो आपके कपड़े वहाँ पे। ठीक है, हाँ हटो तुम। पर मैं कहाँ हटूँ? अरे मुझे चादर चाहिए। चादर? एक ही चादर है, मैं भी ऐसी हूँ, मैं कैसे जाऊँगी? मेरा मतलब है कि अच्छा ठीक है, एक काम करो, अपने हाथों से मेरे कपड़े दो। तो अनिका जो है अपना हाथ आगे बढ़ाती है और एक एक करके उसके कपड़े देती है, जो कि अब तक लगभग सूख चुके थे। हालांकि उतने भी नहीं, अग्नि भी बुझ चुकी थी तो लगभग सूख चुकी। गुफा में अभी ना थोड़ी बहुत अंधेरा थी और कहीं कहीं से रोशनी आ रही थी। तो अवनी जो है जल्दी जल्दी अपने कपड़े पहनते हैं। उसके बाद जो उसका शर्ट जो पहले से ही वो साइड में पड़ा हुआ था वहाँ जाती है, उसको पहनती है और कहती है तुम भी पहन लो। अनिका हामी से लाती है और कहती है मेरी साड़ी वहाँ पे है। अवनी हामी से लाती है और उसे साड़ी देती है और बाकी के कपड़े तो वहीं पर थे तो वो भी अपना पहनती है और अन्नी जो है अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लेती है। उसके मन में बहुत सारी चीज़ें चल रही थी। क्या हुआ था कल? क्या कुछ हुआ था? क्या इसने मेरे साथ कुछ गलत? तो उसके मन में बहुत सारी चीज़ें चल रही थी। लेकिन अनिका के चेहरे पर पता नहीं क्यों उस पल के बाद में हल्की सी स्माइल थी। वो अवनी की बड़बड़ाने की चीज़ें भी सुन रही थी और ये सुनते ही उसके चेहरे पर स्माइल आ जाती और वो कहती हाँ वो आप रात में ना पता नहीं आपको क्या हो गया था? क्या हुआ था मुझे? वही तो लगता है जैसे कि आपने नशा किया था और आपने ये सारी चीज़ें मेरे साथ मेरे बिना इजाज़त ये सारी चीज़ें आपने कर दिया। क्या किया मैंने? वही जो पार्टनर्स के बीच होती है। झूठ बोल रही हो। मैं ऐसा कर ही नहीं सकती, मैंने नशा थोड़ी किया था। वही तो मैं भी बोल रही हूँ, आपने नशा नहीं किया था लेकिन फिर भी आपने वो सारी चीज़ें की जो दो पार्टनर्स के बीच में होती है। लेकिन मुझे कुछ याद नहीं है। मैं ऐसे कैसे कर सकती हूँ? तो तुम झूठ बोल रही हो। अरे मैं सच में झूठ नहीं बोल रही। नहीं तो तुम झूठ बोल रही हो। आपको मुझ पर विश्वास नहीं है? नहीं बिल्कुल भी नहीं। तो आप कहना चाहते हो कि ये सब मैंने किया है? हाँ मैंने ऐसा तो नहीं कहा। तो आपका कहने का क्या मतलब है? आप बोलते हो कि आपने किया नहीं है और मुझे बोल रहे हो कि मैंने किया नहीं है। तो बताओ किसने किया? अरे पर मुझे कुछ याद नहीं है। हाँ तो ठीक है ना, आपको चोट लगी थी, आपको याद नहीं है, शायद गहरी नींद में चले गए थे फिर। अरे ऐसे कैसे? मैं नशे में नहीं थी, मैं नींद में जा सकती हूँ तो मुझे याद क्यों नहीं रहेगी? ये बोलकर वो अपना सिर खुजलाने लगती है और बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी। ये देखकर अनिका हंसने लगती है और कहती है रिलैक्स, कुछ नहीं हुआ था। आपको फीवर आई थी, मेडिसिन तो थी नहीं, तो वो मैंने वो बॉडी, ये जब बोलती है ना तो अवनी उसको देखने लगती है। थोड़ी देर उसको घूर कर देखती है और फिर कहती है अच्छा ठीक है, मैं समझ गई, बाहर चलें? अनिका हामी से लाती है। अवनी जो है
वो धीरे धीरे करके पत्थर हटाना स्टार्ट करती है और थोड़ी देर बाद पत्थर वो हट जाती है तो दोनों जो है अंदर से बाहर आते हैं, जहाँ पे वो दोनों ऑफिसर बैठे हुए थे और आग जला रहे थे। और सुबह का टाइम था और खाने पीने की तैयारियां अभी वो लोग कर रहे थे। वो लोग बाहर आते हैं, बाहर आने के बाद गुड मॉर्निंग विश करते हैं तो अवनी कहती है, क्या बात है, आप लोग अभी तक गए नहीं? हाँ बस निकलने वाले हैं, दूसरे ऑफिसर आ जाए उसके बाद हम यहाँ से निकलेंगे। ओके, क्या हम लोग भी आपके साथ यहाँ से निकल सकते हैं? हाँ हाँ बिल्कुल, हमें यहाँ से निकलनी है तो अब नदी पार करके जाना तो पॉसिबल नहीं है ना, तो कोई और रास्ता है? जी जी बिल्कुल, आप हमारे साथ चलिएगा, हम आपको छोड़ देंगे। हाँ जी शुक्रिया। ओके जाइए, आप फ्रेश हो लीजिए, हम लोग बस थोड़ी सी खाने पीने की इंतज़ाम कर रहे हैं, आप लोग भी थोड़ी नाश्ता कर लीजिएगा। तो अवनी और अनिका कहती है, हाँ इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, आप लोग कर लीजिए। अरे जाइए, कोई बात नहीं, हमने बोला था ना आप लोग हमारी बहन जैसी हैं, तो आप लोग इतना क्यों सोचते हैं, जाइए। वो लोग भी हमें सिलाते हैं और नदी के किनारे चले जाते हैं, वहाँ जाकर थोड़ी बहुत मुँह हाथ साफ़ करते हैं और फिर आते हैं। नाश्ता वगैरह वो जो है ऑफिसर ने थोड़ी बहुत चीज़ें बना रखी थी, अब जंगल के हिसाब से जो बन सकती थी उन लोगों ने बनाया था, साथ में वो लोग करते हैं। और कुछ देर बाद 2 और ऑफिसर आते हैं जो कि दिन में ड्यूटी करते थे और ये दोनों वहाँ से निकल जाते हैं, तो उनके साथ अनिका और अवनी भी निकल जाते हैं। हाँ सो गाइस, आपको ये एपिसोड कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, अवनी अवनी के साथ क्या होगा? क्या अवनी अपने दोस्तों की मौत का बदला ले पाएगी? सब जानेंगे अगले एपिसोड में। तो मिलते हैं, तब तक के लिए सुनिए स्टोरी।